नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं घनश्याम। दोस्तों, आज से एक नई सीरीज की हम शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स 2020। तो दोस्तों, बहुत सी जो है इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और बहुत से रैंकिंग्स जो है निकाली जाती है विभिन्न संस्थानों के द्वारा, और इनमें से काफ़ी रैंकिंग से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि पिछली बार के आरएस मुख्य परीक्षा में भी जो है आपके नवाचार जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक है उससे जुड़ा प्रश्न पूछा गया। तो इसी क्रम में आज हम जो है बात करेंगे हमारी पहली रिपोर्ट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है एक इंडेक्स के बारे में, जिसे हम कहते हैं बहुआयामी वैश्विक गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, जिसे हम MPI के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस बारे में थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। तो दोस्तों, बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या है? सबसे पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं कि आखिर बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस तरह से अपना कार्य करता है और किस चीज को मापने का ये प्रयास करता है। चलिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक होता है ये तीन चीजों पर बात करता है। दरअसल इसे कुछ इस तरह से मापा जाता है कि ये आपका जो HDI अर्थात जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसके एक कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सॉरी सप्लीमेंट जो होता है उसके रूप में काम करता है। सप्लीमेंट के रूप में काम करने का मतलब है ये डेटा प्रोवाइड कराता है आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए। तो इसमें भी उन तीनों ही बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। एक तो व्यक्ति की दीर्घायु के बारे में, और व्यक्ति दीर्घायु तभी हो सकता है जब व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो, तो स्वास्थ्य का मुद्दा इसमें सबसे पहले आता है। दूसरी चीज व्यक्ति के नॉलेज या ज्ञान के बारे में होती है, और ज्ञान शिक्षा से प्राप्त होता है। तो सेकंड नंबर पे जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है वो है शिक्षा। और तीसरा स्तर जो है वो है आपका जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड। ये तीनों चीजें जो है इन पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक को मापा जाता है। और ये गरीबी सूचकांक जो है न केवल आपको घरेलू और व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि सामुदायिक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी एक विशेष आंकड़ा प्रदान करता है, जिसके माध्यम से आप किसी भी देशों की आपस में तुलना कर सकते हैं, क्षेत्र विशेष की तुलना कर सकते हैं, या एक ही परिवार में रहने वाले चार अलग अलग अगर सदस्य हैं तो उनकी गरीबी के स्तर की तुलना आप कर सकते हैं। इसमें जो भी घरेलू सर्वेक्षण होते हैं उसी के डेटा का प्रयोग किया जाता है, और असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक के विपरीत माप के निर्माण के लिए आवश्यक सभी संकेतक एक ही सर्वेक्षण से प्राप्त होते हैं। इसका मतलब समझिए, जहां मानव विकास सूचकांक में आप देखते हैं कि अलग अलग सर्वेक्षण के माध्यम से अलग अलग हमको डेटा प्राप्त होता है, इसमें वैसा नहीं होता। इसमें एक ही सर्वे हर एक प्रकार के डेटा को इकट्ठा करने का प्रयास करता है। इसके बाद में उस घर में जो वंचित हैं उनको यहाँ पर जो है वर्गीकृत किया जाता है, गरीब के रूप में या फिर गैर गरीब के रूप में, अर्थात जो गरीब नहीं है। तो दो मूलभूत चीजें जो MPI में हमको पता चलती है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए हाउस, ठीक है, बहुसंख्यक गरीबी से ग्रसित लोगों की संख्या की टोटल मिलाकर कितने लोग हैं जो सारे के सारे गरीबी से ग्रसित हैं। दूसरा, इसमें उस गरीबी के स्तर का भी पता लगाया जाता है। औसत अभाव, जिन 10 संकेतकों पर इसे मापा जाता है उनमें से कितने संकेतक ऐसे हैं जिन पर कोई व्यक्ति गरीब है। हो सकता है किसी व्यक्ति के 10 में से एक संकेतक पे वो गरीबी अनुभव कर रहा है, हो सकता है वो 2 पर कर रहा है, हो सकता है वो 3 पर कर रहा है, हो सकता है वो 5 पर कर रहा हो या फिर 8 पर कर रहा हो। तो इसके हिसाब से जो औसत प्रभाव है वो इसमें निकाला जाता है, जो कहलाता है इसकी तीव्रता, अर्थात वो व्यक्ति गरीबी से कितनी बुरी तरह से ग्रसित है। इस डेटा का प्रयोग जो है कई जगह योजनाएं बनाने के लिए और उस विशेष वर्ग को लक्षित करने के लिए किया जाता है जिसे सबसे ज्यादा आवश्यकता है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के क्षेत्र में उन्नति की। ठीक है, तो MPI जो है ये आय आधारित गरीबी उपायों के लिए एक पूरक के रूप में काम करते हुए गाइडलाइन प्रदान करता है हमारे सभी कंट्रीज को जो कि अपने लोगों को गरीबी से बाहर निकालना चाहते हैं। चलिए इस पर थोड़ी सी और जानकारी हम लेते हैं और इस बार की जो 2020 की रिपोर्ट है उस पर जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर या बिंदुओं पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, नाम क्या है रिपोर्ट का? 2020 की ये जो रिपोर्ट है ये हाल ही में 16 जुलाई
2020 को जारी की गई है। ठीक है, इससे पहले आपके जो है 2019 में जुलाई में ही जो है 2018 की रिपोर्ट जारी की गई थी, और अभी जो रिपोर्ट जारी की गई है वो वर्ष 2020 की है। तो 16 जुलाई 2020 को जो जारी रिपोर्ट है उसका नाम क्या रखा गया है ये आप देखें। नाम है बहुआयामी गरीबी से बाहर आने के रास्ते बनाना, अर्थात चार्टिंग पाथवेज आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। और आगे लिखा है अचीविंग द एसडीजीज, अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करना। इससे क्या समझते हैं? दरअसल दोस्तों इस बार का जो ये सूचकांक है ये बहुआयामी गरीबी की कमी होने को एसडीजी के लक्षित लक्ष्य जो हैं उनको प्राप्त करने से जोड़ता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के जो अलग अलग आपके लक्ष्य हैं वो कैसे एसडीजी से जुड़े हुए हैं, ये संकेतक कैसे एसडीजी के गोल से संबंधित हैं। चलिए, कौन जारी करता है? तो जारी करता, अब आप सोच सकते हैं कि दोस्तों पूरे विश्व स्तर पर अगर कोई गरीबी की बात कर रहा है तो एक ही संस्थान है जो हमेशा इस बारे में बात करता है, और उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो दरअसल 1997 से ही जो है वैश्विक गरीबी सूचकांक को जारी कर रहा था, लेकिन उसके पश्चात सन 2010 से उन्होंने जो है ऑक्सफोर्ड के एक इनिशिएटिव जिसका नाम क्या है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, उसके साथ मिलकर के तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है उसका एक ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव शुरू किया जाता है। ठीक है, तो वो और दूसरा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है इन दोनों के द्वारा मिलकर के इससे जारी किया जाता है। तो पहला तो आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक इनिशिएटिव या पहल, और दूसरा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है, ये दोनों मिलकर के इसे जारी करते हैं। इस बार की ये रिपोर्ट 5 बिलियन लोगों को कवर करते हुए बहुआयामी गरीबी में वैश्विक रुझानों की एक तस्वीर प्रदान करता है कि ये गरीबी किस ओर जा रही है। ठीक है, इसके साथ ही ये यह भी दर्शाता है कि किस प्रकार से इस गरीबी से बाहर निकलने के लिए और संकेतक जो 10 हैं उनमें प्रगति करने के लिए अलग अलग देश जो हैं तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीब उसे माना जाता है जो व्यक्ति $1.90 प्रतिदिन से कम आय जो है प्राप्त करता है, उसको गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। और इस प्रकार से यहां बात करते हुए ये वैश्विक स्तर पर गरीबी की बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके जो अलग अलग संकेतक है उनको हम समझते हैं, फिर इसके जो की फैक्ट्स होंगे वो भी मैं आपको समझा दूंगा, तो वहां से भी आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों 3 हमने चीजें पढ़ी। सबसे पहले लंबा या दीर्घायु जीवन जो कि हेल्थ के माध्यम से ही हो सकता है और जिसको 1/3 जो है एक भाग माना जाता है 3 भाग में से, और इसके 2 संकेतक हैं, पहला न्यूट्रिशन अर्थात पोषण और दूसरा चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो इसमें जब भी आपको हेल्थ वाले इश्यू को तय करना होता है तो आप ये देखते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में जो बच्चे हैं, जो परिवार है, उनका पोषण स्तर कैसा है, और इसी के साथ आप ये भी देखते हैं कि उस क्षेत्र में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितनी है। 2 तरह की रेट होती है, मैंने आपको बताई है। ठीक है, एक IMR होती है जिसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, ठीक है, जो कि 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए होती है, और दूसरी CMR होती है जिसको हम U5MR या अंडर 5MR भी कहते हैं। ये 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे जो हैं प्रति 1000 जनसंख्या पर जिनकी मृत्यु होती है उसके बारे में चर्चा करती है। दूसरा जो हमारा डायमेंशन है वो है एजुकेशन, आयाम है एजुकेशन, संकेतक या इंडिकेटर है ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस। तो पहली चीज तो यह है कि एक व्यक्ति ने 18 वर्ष के होते होते अपने कितने साल स्कूल में बिताए हैं, उस चीज पर बात की जाती है। और दूसरा विद्यालय में पढ़ते के दौरान उसके स्कूल अटेंडेंस कितना रहा। ठीक है, देन लिविंग स्टैंडर्ड को कुल मिलाकर के 6 चीजों से मापा जाता है, जिसमें कुकिंग फ्यूल, ठीक है, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड और असेट्स। मतलब आपके पास में क्या कुकिंग करने के लिए फ्यूल है, जैसे कि भारत ने हाल ही में बहुत बेहतरीन काम इस क्षेत्र में किया है। सैनिटेशन या स्वच्छता, भारत इस क्षेत्र में भी काम कर रहा है, हमने बहुत से अभियान इसमें चलाए अभी। ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो शॉर्टेज है उसको पूरा करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए बहुत से जो है योजनाएं सरकार ने चलाई है। हाउसिंग के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, और असेट्स अर्थात
विभिन्न प्रकार के लग्जरी आइटम्स या फिर कोई भी जो जरूरत की चीजें हैं उनकी पूर्ति से संबंधित ये है। ठीक है, चलिए तो प्रमुख बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेते हैं जो इस बार के सूचकांक में रहे हैं। दोस्तों पहले तो ये वैश्विक स्तर पर बताता है कि क्या हालत रही है। अगर मैं वैश्विक स्तर के हालत की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 107 विकासशील देशों को इसमें सम्मिलित किया। कितने? 107। पिछले साल ये संख्या 105 रही थी, अब की बार 107 देशों को इसमें सम्मिलित करते हुए कुल मिलाकर के 1.3 बिलियन लोग, ठीक है, अर्थात 22% वैश्विक जो है लोग बहुआयामी गरीबी में रहते हैं। तो 1.3 बिलियन लोग वर्तमान में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से ग्रसित है। मल्टी डायमेंशनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 3-4 आयामों को, 3 आयाम खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य और जो लिविंग स्टैंडर्ड है, तीनों को लेती है, इसलिए हमने इसको बहुआयामी बोला है। ठीक है, इसमें भी अगर हम बात करें 18 वर्ष से कम आयु के बहुधर्मी गरीब लोगों के आधे बच्चे जो है वो गरीबों में आते हैं। ठीक है, 6 वयस्कों में से 1 की तुलना में 3 में से 1 बच्चा गरीब है। मतलब अगर हम वयस्क लोगों की बात करें तो 6 में से 1 व्यक्ति गरीब है, लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें तो 3 में से 1 अर्थात हर 6 में से 2 है। सीधा सीधा दुगना अंतर हो जाता है, बच्चों की गरीबी की संख्या ज्यादा है। दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो सबसे ज्यादा सब सहारा अफ्रीका जो क्षेत्र है, जो कि आज विकासशील भी नहीं है, पिछड़े हुए क्षेत्रों में माना जाता है, वहां पर 558 मिलियन लोग जो हैं वे गरीबी रेखा से नीचे हैं, जबकि दक्षिण एशिया में यह संख्या 530 मिलियन या 53 करोड़ के करीब है, और ये दोनों मिलाकर के लगभग 85% को कवर अप करते हैं। बहुआर्थिक रूप से गरीब लोगों में 67% मध्यम आय वाले देश हैं। ठीक है, जहां पर जो गरीबी है वो 0 से 57% है, अर्थात वहां की आबादी का 0 से 57% गरीबी से ग्रसित है। और अगर हम उसमें राज्य स्तर पर देखें, उनमें भी उपराष्ट्रीय स्तर पर, तो वहां ये अंतर 0% से 91% तक है। ठीक है, 65 देशों ने बहुत प्रयास किए हैं और पिछले लंबे समय के उनके प्रयासों के फलस्वरूप वहां गरीबी सूचकांक में कमी आई है। भारत भी ऐसा ही देश है। सबसे तेज जो है गिरावट सिएरा लियोनी की प्रतिशत में 2013 से 17 के बीच, जब वहां इबोला महामारी से भी ग्रसित था, उसके बावजूद उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर किया है। इसके बाद बात करूं दोस्तों तो 4 ऐसे देश भी हैं जिन्होंने अपने यहां पर इस बार की रिपोर्ट में MPI अर्थात मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को आधा कर दिया है, मतलब रिड्यूस करके, अगर वहां पर 20 करोड़ लोग पहले मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में थे, उसको उन्होंने 10,000 कर दिया है। ठीक है, तो भारत जो है उसकी बात करें, भारत ऐसे ही देशों में सम्मिलित है। 2005 से 2015-16 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर भारत में बच्चों के बीच खास करके ऐसा किया गया, और हमारे यहाँ 27 करोड़, 27 इसको 270 मिलेगा, कहीं 273 है, तो 27 करोड़ के करीब लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं 10 वर्षों के भीतर। चीन और उसके साथ में 10 अन्य देश ऐसे हैं जो आधा तो कम नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने आधा करने के करीब वो जरूर आ गए। इसके अलावा सबसे तेज कमी वाले देश है सिएरा लियोन, मॉरिटानिया और लाइबेरिया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे तेजी से गरीबी में कमी परसेंटेज के हिसाब से अगर हम बात करें, ठीक है, उनमें आपके और भी देश हैं, जैसे कि उत्तरी मैसेडोनिया, ये नंबर्स के हिसाब से है। ठीक है, उत्तरी मैसेडोनिया में सबसे तेजी से गरीबी में कमी है। इसके बाद चीन, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्कमेनिस्तान और मंगोलिया सम्मिलित हैं। इनमें से लगभग हर एक देश ने MPI मूल्य में हर साल 12% की कटौती की है, अर्थात 10 सालों में उन्होंने 122% तक गरीबी को कम कर दिया है। अब उप सहारा अफ्रीका में भले ही जो है उन्होंने गरीबी में कमी की, लेकिन वहां पर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए उनका MPI मूल्य जो है वो कम होने के बावजूद वहां पर गरीब लोगों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम उन डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी की, जो डायमेंशंस है उनका और हमारे SDG गोल्स के बीच में क्या रिलेशन है सीधा सीधा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि SDG 1 जो है हमारा, वो क्या बात करता है। SDG 1 कहता है इरेडिकेट पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स, तो हर एक रूप में पॉवर्टी को खत्म करने की बात वो करता है। अब सबसे पहले हमारा हेल्थ में बात करें तो न्यूट्रिशन जो है वो हमारे सेकंड SDG में आता है, जीरो हंगर जिसको हम कहते हैं। तो एनी पर्सन जो 70 साल से कम उम्र का है, ठीक है, और
अगर वो उसके पास वो अंडर नरिश्ड बताया गया है, कुपोषित के रूप में अगर उसको घोषित किया गया है, उसकी जो पोषण की जो वैल्यूज है अगर वो इसमें आती हैं तो वो कुपोषित माना जाता है। ठीक है। दूसरा चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात है, तो ए चाइल्ड अंडर 18 हैज डाइड इन द हाउसहोल्ड इन द 5-year पीरियड प्रेसिडिंग द सर्वे। सर्वे जब किया जाता है उसके 5 सालों के भीतर जो भी मरने वाले बच्चे उसके आधार पर चाइल्ड मोर्टेलिटी को लेते हैं। तो SDG 3 हमारा इसी से जुड़ा है, हेल्थ एंड वेलबींग। फिर आता है एजुकेशन, तो 2 SDG 4 जो है, जो क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करता है, उसमें सबसे पहले ईयर ऑफ स्कूलिंग की बात करें तो नो एलिजिबल हाउस होल्ड मेंबर हैज कंप्लीटेड 6 years ऑफ स्कूलिंग। अर्थात अगर किसी परिवार में किसी भी व्यक्ति ने 6 साल की स्कूलिंग तक नहीं की है तो उसको इस कैटेगरी में कम नंबर दिए जाते हैं। स्कूल अटेंडेंस की बात करें तो एनी स्कूल एज्ड चाइल्ड इज नॉट अटेंडिंग स्कूल अप टू द एज विच ही शी वुड कंप्लीट क्लास 8। तो कक्षा 8 तक की पढ़ाई अगर बच्चा नहीं कर पाता है उस चीज को इसमें लिया जाता है। इसी तरह लिविंग स्टैंडर्ड में कुकिंग फ्यूल में कहा जाता है कि अगर वो सॉलिड फ्यूल जैसे कि डंग हो गया या फिर हमारे खेतों में से जो गोबर होता है, चारकोल, अगर इनसे वो खेती कर रहा है तो वो खराब है, क्योंकि SDG 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करता है, जैसे कि भारत में हमने लगातार प्रयास भी किए हैं। इसी क्रम में आगे हमारा सैनिटेशन को लिया जाता है। सैनिटेशन अर्थात स्वच्छता जो है ये बात करता है कि अगर किसी क्षेत्र में अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है तो उसे इसमें कम नंबर दिए जाते हैं। SDG 6 जो कि क्लीन वाटर से संबंधित है वो इसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो ये SDG 6 से रिलेटेड है। ड्रिंकिंग वाटर भी आपके SDG 6 से रिलेटेड है कि लोगों को जो है पानी नहीं है अपने आसपास के क्षेत्र में या फिर उसको 30 मिनट से ज्यादा पैदल जाकर के पानी लाना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जिस घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वो यहाँ पर जो है कमजोर वर्ग में माना जाएगा या उसको पिछड़ा हुआ या गरीब माना जाएगा। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी सेम टू सेम हमने पहले भी देखा। हाउसिंग का मतलब है कि व्यक्ति के पास में अपना सामान रखने के लिए फ्लोर हो, रूफ हो और वॉल्स हो, मतलब जमीन भी हो, दीवारें भी हो और छत भी हो, इस तरह का मकान उनके पास होना चाहिए। तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज SDG 11 है। और अंत में असेट्स की बात आती है तो द हाउस होल्ड डज नॉट ओवन मोर देन वन ऑफ दीज असेट्स। उसके पास रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, एनिमल कार्ड, बाइसिकल, मोटर बाइक, रेफ्रिजरेटर आदि चीजें नहीं है। तो SDG 1 जो कि नो पॉवर्टी को बताता है, ठीक है, वो इसमें आता है। तो यह है दोस्तों हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब आपको मैं बताता हूं कि 10 में से अगर तीन या उससे अधिक मापदंडों पर व्यक्ति गरीब माना जाता है तो उसको हम MPI में रखते हैं। अगर हम बात करें 10 में से 5 या उससे अधिक तो उसको एक सेवरे कंडीशन में रखा जाएगा, गंभीर कंडीशन में। ठीक है, और भारत की बात करें तो लगभग हमारे 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है ऐसी पॉपुलेशन है जो कि गंभीर रूप से गरीब है। तो यह है दोस्तों आज की हमारी कक्षा जिसमें मैंने आपसे बात की रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स में। दोस्तों इसी तरह के और भी बहुत से बेहतर प्रश्न जो है मैं आपके लिए लाता रहूंगा और आपको मैं इससे रूबरू कराता रहूंगा। तो दोस्तों आप जुड़े रहिए मेरे साथ इस कोर्स में, क्योंकि बहुत अच्छा कोर्स है। अलग अलग रिपोर्ट्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और आप निश्चित रूप से इसके साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए मिलता हूं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।